जय हिंद बच्चों। आज हम लोग सेकेंड यूनिट का यानी मनी एंड बैंकिंग, जैसा कि आप लोग जानते हैं, सीबीएसई के बच्चों के लिए और आईसीएसई के बच्चों के लिए भी, इवन देन हर क्लास के बच्चों के लिए जहां पर इकोनॉमिक्स है, चाहे वो बीकॉम हो, बीए हो, सबके लिए है। तो यहाँ पर हम लोग मनी कंप्लीट कर चुके हैं। मनी और बैंकिंग में हम लोग आज बैंकिंग की बात करेंगे और बैंकिंग में जैसा कि हम लोग बात करेंगे और चैप्टर का नाम है आपका कमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे बहुत आराम से और एकदम समझ में आ जाएगा। चलिए, तो पहले हम बात करेंगे कि बैंक किसे कहते हैं। बड़े इत्मीनान से समझ में आ जाएगा। तो स्पष्ट है कि ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, सीधी सी बात है। सबसे पहला जो इसका सिम्टम है, लक्षण है, वो ये है कि हम ये कहेंगे कि ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है। तब एक क्वेश्चन उठेगा कि क्या दुनिया में जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है सबको हम बैंक कहेंगे? तो इसका उत्तर आपको मिल जाएगा। कहता ही नहीं, जितनी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है उनको दो काम करना जरूरी है। तो आप कह सकते हैं सर, क्या अधिकांशतः या कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट दोनों काम नहीं करते? बिल्कुल आप सही हैं। जैसे पोस्ट ऑफिस भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, वहां भी फाइनेंशियल एक्टिविटी होती है, लेकिन दो नहीं, एक ही होती है। वो कौन सा? तो पोस्ट ऑफिस जो है हमारा और आपका डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकता है ना। जैसे मान लीजिए आपके पास सरप्लस पैसा हुआ, आप कुछ काम कर रहे हैं जिससे आपकी कुछ अर्निंग हो गई है ना, और खर्च करने के बाद कुछ बच गया, तो आप पोस्ट ऑफिस में भी जमा कर सकते हैं, पोस्ट ऑफिस स्वीकार कर लेगा। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का पहला काम तो कर लेगा, क्या? डिपॉजिट एक्सेप्ट किया। लेकिन अगर आपको फ्यूचर में लोन की आवश्यकता हुई तो नहीं देगा। इसलिए पोस्ट ऑफिस केवल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, बैंक नहीं है। अब दूसरा काम, जैसे मैंने कहा, दूसरा काम वो नहीं करेगा। कौन सा? लोन नहीं देगा। चलिए, अब एक दूसरा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का हम एग्जांपल लेते हैं, वो है आईडीबीआई या नाबार्ड। इसके नाम में भी बैंक तो जुड़ा हुआ है, लेकिन ये बैंक नहीं है, ये केवल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है। आप कह सकते हैं कि उन दोनों काम में से ये कौन सा काम करता है? तो ये केवल लोन दे सकता है। अगर आप उसके पास पैसा जमा करने जाए तो स्वीकार नहीं करेगा, लोन लेने जाएंगे तो लोन देगा आपको। अतः आईडीबीआई, नाबार्ड बैंक नहीं है, जबकि इनके नाम में बैंक वर्ड है, फिर भी बैंक नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों काम नहीं करता है। तब यह स्पष्ट हो गया कि बैंक कहेंगे किसे? जो दोनों काम करे। पहला, डिपॉजिट एक्सेप्ट करे लोगों का, और दूसरा, लोगों को लोन दे। ऐसे किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को आराम से आप बैंक कह सकते हैं। इसीलिए देखिए, यहां मीनिंग में कहा गया है, ये यूनिवर्सल मीनिंग है। क्या? कि अ कमर्शियल बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन which performs the function of accepting deposit। पहला काम, जैसा कि अभी मैंने आपसे बात की, कहां से? फ्रॉम द पब्लिक, यानी हम और आप। एंड मेकिंग लोन्स, दूसरा काम। एंड इन्वेस्टमेंट विद द ऑब्जेक्ट ऑफ सिक्योरिंग प्रॉफिट।
तो मेन दो काम, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स और मेकिंग लोन, अगर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट करे तो बैंक के, तो मीनिंग आपका स्पष्ट हो गया कि बैंक किसे कहते हैं एकदम। तो हमेशा दो काम को इंक्लूड कर लीजिए किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के साथ, उसे बैंक कह दीजिए। स्पष्ट है कि उसके काम के आधार पर ही उसका नाम है, इसलिए इसमें बिल्कुल लर्न करने का या रटने की कोई जरूरत नहीं। आगे चलते हैं बस। तो आगे में क्या यही देखेंगे कि वास्तव में ये काम बैंक कैसे करता है। तब आप बैंक के फंक्शंस, कमर्शियल बैंक के फंक्शंस में ये बातें स्पष्ट हो जाएगी। क्या? तो पहला फंक्शन है प्राइमरी फंक्शन, दूसरा है एजेंसी फंक्शन और तीसरा है जनरल यूटिलिटी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन मतलब बेसिक फंक्शन, यानी ये दोनों फंक्शन प्राइमरी फंक्शन में आता है। में पहला जैसे कि अभी हम बात किए थे एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स और दूसरा एडवांसिंग लोन, मतलब हमारे और आपके पास जो सरप्लस अमाउंट पैसे का बचा हुआ है खर्च करने के बाद वो जमा स्वीकार करें, पहला प्राइमरी बेसिक काम हो जाएगा। और दूसरा, अगर हमारे पास पैसे की कमी हो, हम लोन लेने जाए तो दे, ये है एडवांसिंग लोन। अब एक एक को हम लोग विधिवत पढ़ेंगे और समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं कि बैंक कितनी तरह का डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है। मैं बीच बीच में जैसे आपसे डिस्कस करता हूं कि आप किसी भी टॉपिक को, किसी भी चैप्टर को विजुलाइज करिए, कैसे होता है केवल देखते रहिए, याद हो जाएगा। यही तरीका होता है। फिर मैं एक बार प्रयास कर रहा हूं विजुलाइज करने का। अब देखिए, जैसे मान लीजिए आपके पास पैसा है, सरप्लस अमाउंट खर्च करने के बाद बच गया, आप बैंक में जमा करने जा रहे हैं। देखिए अभी आप याद हो जाएगा। बैंक में जमा करने गए, बैंक ने आपका पैसा ले लिया और आपके खाते में जमा कर दिया जितना अमाउंट आपने दिया। फिर आप मान लीजिए आपका कोई बिजनेस है, कुछ काम करते हैं, फिर आप घर गए या आपने शॉप पे गए या आपने वर्किंग प्लेस पे गए और 2 घंटे के बाद फिर आपके पास कुछ पैसा आ गया और आपने सोचा कि कहीं पैसा इधर उधर उठ न जाए या चोरी न हो जाए, हमें अभी जरूरत नहीं है, बैंक में सुरक्षित डाल देते हैं। फिर आप चले गए बैंक में, 2 घंटे के बाद कुछ अमाउंट फिर आपने डाल दिया। 4 घंटे के बाद फिर आए, आपने देखा कि अच्छा बहुत अच्छी जो है बिक्री हो रही है हमारे दुकान पे, इनकम बहुत बढ़ गया है। अब इतना पैसा अगर रखेंगे तो किसी की नजर पड़ जाएगी, चोरी हो जाएगा। जल्दी जल्दी बैग में आपने लिया पैसा और फिर चले गए बैंक। 4 घंटे के बाद आप फिर चले गए। इसका मतलब क्या है? जब आप चाहें, जितनी बार चाहें, बैंक में अगर आप पैसा जमा करने जाते हैं और बैंक स्वीकार कर ले उस डिपॉजिट को जो आप दे रहे हैं, तो ये बैंक आपको एक सुविधा दे रहा है, एक सेवा दे रहा है। बैंक ये नहीं कहेगा अरे यार इकट्ठे लेके क्यों नहीं आ रहे हो, बार बार लेके आप आ रहे हैं, नहीं कह सकता है, क्योंकि बैंक एक स्पेशल सेवा आपको दे रहा है, आपको स्पेशल अकाउंट में। तो जितनी बार आप जमा करेंगे उतनी बार ये बैंक स्वीकार करेगा, बिल्कुल कुछ नहीं कहेगा। हाँ, उस जमा पे, उस डिपॉजिट पे आपको इंटरेस्ट कुछ भी नहीं देगा। क्यों? क्योंकि आपको एक सेवा दे रहा है कि बार बार आप आ रहे हैं और वो बिना इरिटेट हुए आपका पैसा जमा ले रहा है। इसलिए आपके इस सुविधा के लिए, और आपका फायदा यह है कि पैसा इधर उधर चोरी हो जाए या पैसा मतलब उठ जाए बिना काम का, उससे अच्छा है कि सिक्योर बचा रहेगा। तो कम से कम आपके पैसे की सिक्योरिटी के लिए जो सुविधा वो दे रहा है, बल्कि वो उसके लिए आपसे कुछ चार्ज करेगा, आपसे ही कुछ पैसा लेगा, चार्ज करेगा कुछ अमाउंट, नॉमिनल अमाउंट।
इस तरह का कोई भी डिपॉजिट अगर बैंक एक्सेप्ट करे ना, उसे हम डिमांड डिपॉजिट या करंट अकाउंट डिपॉजिट कहते हैं। तो ये पहला टाइप रहा किसका, डिपॉजिट का। जैसे उसका काम होता है, जैसे मैंने बताया, बस वैसे ही आप देख लीजिए और वैसे ही लिख दीजिए, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। चलिए, दूसरा है सेविंग अकाउंट डिपॉजिट। अब सेविंग अकाउंट डिपॉजिट में कुछ रिस्ट्रिक्शन है, मतलब जितनी बार आप चाहेंगे डिपॉजिट करना एक दिन में फ्रिक्वेंटली, उतनी बार वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, और जितनी बार उसको निकालना चाहेंगे फ्रिक्वेंटली, उतनी बार आप निकाल भी नहीं पाएंगे। यानी कुछ समय के लिए वो पैसा उसके पास होना चाहिए, इसलिए वो पैसा कुछ समय के लिए अगर अपने पास रखता है, तो वो जो डिपॉजिट आपसे स्वीकार कर रहा है उस पर आपको कुछ इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगा, क्योंकि आपका पैसा उसके पास रुका हुआ है। यहां आपका पैसा आ रहा है, बार बार जा रहा है, तो अस्थायी नहीं है। लेकिन यहां आपका पैसा यदि कुछ दिन तक, कुछ महीनों तक किसके पास रुका हुआ है, तब निश्चित तौर से वो उसका इस्तेमाल करेगा और इसके बदले में आपको कुछ अमाउंट इंटरेस्ट के फॉर्म में देगा। इस तरह का अगर कोई भी डिपॉजिट कोई भी बैंक स्वीकार करता है, तो उसे हम सेविंग अकाउंट डिपॉजिट कहते हैं। ये दूसरा हो गया। तीसरी तरह का डिपॉजिट फिक्स डिपॉजिट या टर्म डिपॉजिट या टाइम डिपॉजिट, तीनों एक ही है। अब देखिए कैसे, यहां पर आपको एक ड्यूरेशन तक पैसा बैंक के पास रखना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर समय तक। उस दौरान आप उस अमाउंट को निकालना चाहें तो नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि यहां पर बैंक आपको चेक प्रोवाइड नहीं करेगा। यहां चेकेबल है, यहां भी चेकेबल है, लेकिन यहां चेकेबल नहीं है, यहां आपको चेक नहीं देगा। और जितने समय तक पैसा आप जमा किए हैं उतने समय तक, यानी मैच्योर्ड जब हो जाएगा अमाउंट, समय पूरा हो जाएगा, तब आप पैसा निकाल सकते हैं। अब बैंक को पता चल गया है क्या कि एक पर्टिकुलर समय तक आप पैसा जमा कर रहे हैं, इसलिए बैंक निश्चिंत हो गया, उतने समय के लिए आपका पैसा उठा करके किसी को दे दिया लोन के लिए। तो उसका जो फायदा बैंक उठाया वो निश्चिंत होकर के, तो पक्का है इसके बदले में आपको लोन का, यानी सॉरी, आपके डिपॉजिट का इंटरेस्ट आपको प्रोवाइड करेगा। और यहां पर जो इंटरेस्ट होगा इसकी तुलना में अधिक होगा, यानी सेविंग अकाउंट डिपॉजिट पर जो इंटरेस्ट मिलेगा उसकी तुलना में यहां अधिक मिलेगा, क्योंकि अधिक समय तक आपका पैसा बैंक में पड़ा हुआ है। ये रहा आपका तीसरा तरह का डिपॉजिट बैंक का। इस तरह से बैंक तीन तरह से आपका सरप्लस अमाउंट डिपॉजिट के फॉर्म में एक्सेप्ट कर सकता है। अब सवाल उठता है कि किसी भी तरह से यदि आपने पैसा बैंक में जमा किया और बैंक ने स्वीकार कर लिया, तो बैंक इस पैसे को बेकार अपने पास नहीं रखेगा, बल्कि बैंक जो है उसका इस्तेमाल करेगा। बैंक उसका इस्तेमाल करेगा अपने फायदे के लिए ना, क्योंकि जब आपको इंटरेस्ट दे रहा है तो आप बताइए क्यों इंटरेस्ट आपका देगा। एक तो सिक्योर पैसा आपका अपने पास रखा हुआ है गारंटी के साथ, तो कोई भी आपके पैसे की सिक्योरिटी क्यों करेगा। तो पक्का है कि आपके उस पैसे का वो अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेगा बैंक। तो कैसे, तो दूसरा प्राइमरी फंक्शन एडवांसिंग लोन के रूप में, तो उस पैसे को उठा करके जिसकी जरूरत है उसे लोन के रूप में दे देगा।
चलिए ठीक है। अब लोन के रूप में देगा, कैसे देगा, कितनी तरह के लोन होते हैं, अब ये हम देखते हैं। फिर लोन देने के तरीके के हिसाब से उसका टाइप्स बन जाएगा और कैसे कैसे बैंक पैसा उधार देता है उसके काम को देखकर ही याद हो जाएगा। जैसे अब बैंक किसी को लोन दे रहा है, देखिए कैसे दे रहा है। तो जब भी बैंक लोन देता है तो बिना कोलेटरल का, सिक्योरिटी का तो लोन देगा नहीं, ये तो स्पष्ट हो चुका है। तो ऐसे कंडीशन में जो भी कोलेटरल होगा, यानी हमें अगर 1 लाख रुपए का लोन चाहिए मान लीजिए, तो 1 लाख रुपए के बराबर की वैल्यू का कोलेटरल सिक्योरिटी हमें बैंक को दिखाना पड़ेगा। बैंक उसका डॉक्यूमेंटेशन करेगा, यानी बैंक हमारे उस सिक्योरिटी का मूल्य देखेगा कि वास्तव में बैंक यह बताना चाहेगा कि हमारी बारोइंग कैपेसिटी कितनी है, लोन लेने की क्षमता कितनी है। ऐसा इसलिए ना कि ऐसा ना हो कि हम पैसा बैंक से उधार लिए और भाग गए, तो ऐसे बैंक कैसे चलेगा, जितने डिपॉजिटर से उनको कैसे पैसा वापस करेगा, ये संभव है नहीं। तब उस सिक्योरिटी के बेसिस पे बैंक बारोवर की, यानी जो पैसा उधार लेता है, उसकी कैपेसिटी तय करेगा। अब उसकी कैपेसिटी यानी लिमिट तय कर दिया, मान लीजिए 1 लाख रुपया, तो क्या करेगा वो 1 लाख रुपया उसी बैंक में और उसी के अकाउंट में जमा कर देगा। अब देखिए, जैसे अमूमन आम आदमी क्या सोचता है कि हम गए लोन लिए, पूरा पैसा हमको उठा के दे दिया, ऐसा नहीं होता है। अब देखिए कैसा होता है, तो 1 लाख रुपए के बराबर आपको लोन बैंक देने को तैयार हो गया, बैंक ने दे दिया। अब बैंक कैसे दे रहा है, बैंक जब देगा तो ऐसे कंडीशन में आप ही के अकाउंट में उतना पैसा उसी बैंक में जमा कर देगा। जमा करने के बाद आप किसी काम के लिए ही लोन लेंगे, मान लीजिए कि बिजनेस में क्या और बढ़ाना चाहते हैं, इसके लिए लोन लेंगे, या कोई मशीन वगैरह खरीदना कुछ भी आप बिजनेस के पर्पज से, मान लीजिए अधिकांशतः इसीलिए इसमें लोन लिया जाता है, आप लेंगे। तो पूरा पैसा इकट्ठे हो सकता है, आपकी जरूरत ना हो, तो 1 लाख में मान लीजिए कि आपको 20,000 का अभी फिलहाल जरूरत है, तो आप अपने खाते से 20,000 रुपए निकालिए। आपके खाते में पैसा पूरा 1 लाख चला गया है। अब 20,000 जो निकाले हैं ना, तो निश्चित तौर से जो अभी आपका 80,000 रुपया आप ही के खाते में बैंक है, उस पर कोई इंटरेस्ट बैंक इंपोज नहीं करेगा, बल्कि जो पैसा आप निकाल के इस्तेमाल करेंगे उस पर इंटरेस्ट इंपोज करेगा। और एक बात और बता दें, जितना आपके डिपॉजिट पर वो इंटरेस्ट देगा, उससे अधिक लोन पर इंटरेस्ट इंपोज करता है। लोन पर जो इंटरेस्ट होगा, यानी आपसे जो लेगा वो अधिक होता है, क्योंकि वही दोनों का जो गैप होता है बैंक का इनकम होता है। मतलब सीधी सी बात है कि अगर डिपॉजिट पे मान लीजिए कि आपको 5% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट दे रहा है, तो लोन पर मान लीजिए 8% पर आपसे ले रहा है इंटरेस्ट, आप देंगे, तो दोनों के बीच का गैप 3% हुआ ना, तो 3% बैंक का इनकम हो जाएगा, क्योंकि आप बैंक का भी इस्तेमाल कर रहा है ना। तो ऐसे कंडीशन में कैश क्रेडिट में अब क्या हुआ कि जो अमाउंट आपके खाते में बचा हुआ है उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लगाएगा, लेकिन जिसका जितना आप इस्तेमाल किए, जैसे 20,000 इस्तेमाल किए हैं तो 20,000 पर आपको देना पड़ेगा। इस तरह से आप जो पैसा निकालते जाएंगे उस पर इंटरेस्ट इंपोज होगा, जो बचा रहेगा आपके खाते में बैंक में उस पर नहीं होगा। इस तरह के प्रोसेस से जिस भी बैंक ने जो भी लोन दिया उसको कहते हैं कैश क्रेडिट लोन। काम के आधार पर आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे है आपका डिमांड लोन।
अब देखिए, ये भी इसे शॉर्ट टर्म लोन भी कहते हैं। अब ये जो डिमांड लोन है, विशेष रूप से वो लोग लेते हैं जिनको बार बार पैसे की जरूरत पड़ती है। देखिए, जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज में जो ब्रोकर्स होते हैं, उनको शेयर खरीदने बेचने में बहुत पैसा बार बार लगता है, तो उनको जो है इस तरह का लोन चाहिए, क्योंकि उनकी जो क्रेडिट बार बार फ्लक्चुएट होती है, तो उन्हें बार बार लोन चाहिए, कम समय के लिए भी चाहिए। तो इस तरह का जो लोन देता है उसको हम डिमांड लोन कहते हैं। तो इसमें एक अंतर है। इसमें क्या है कि जो भी आपके कोलेटरल या सिक्योरिटी के बेसिस पर आपकी बोरोइंग कैपेसिटी तय होगा, उतना अमाउंट आपके अकाउंट में जमा हो जाएगा और लमसम पूरा अमाउंट आप चाहें एट अ टाइम तो निकाल सकते हैं, क्योंकि पूरे अमाउंट पर इंटरेस्ट बैंक इंपोज कर देगा। सीधी सी बात है। और रिपेमेंट का जो कंडीशन होगा उस हिसाब से आप उसको पे कर सकते हैं। इस तरह के लोनिंग को हम कहते हैं डिमांड लोन, जो बैंक देती है। और तीसरा है लॉन्ग टर्म लोन। नाम से स्पष्ट हो जाता है ना। जैसे आपको घर खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, ठीक है, तो ऐसे के लिए आपको लॉन्ग टर्म लोन लेना पड़ता है। उसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है उस पर भी आपको बैंक इंपोज करेगा, और यहां भी आपके कोलेटरल सिक्योरिटी के बेसिस पर तय करेगा कि आपकी बोरोइंग कैपेसिटी कितनी है। जैसे आपको मकान पे लोन लेना है तो डॉक्यूमेंटेशन में मकान का कागज अपने पास जमा कर लेगा और उसके बेसिस पर तय कर देगा कि आपकी बोरोइंग कैपेसिटी कितनी है। उतना लोन पास कर दिया और आपके खाते में जमा कर दिया। आप चाहें तो पूरा पैसा निकाल लीजिए, क्योंकि आपको इंटरेस्ट पूरे पर देना पड़ेगा। और जो इसका टर्म होगा रिपेमेंट का, जो इंस्टॉलमेंट तय करेगा, उस हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा। तो इसे कहते हैं लॉन्ग टर्म लोन। तो बैंक कैसे लोन देता है? मतलब लोन देने का मतलब क्या कि बैंक लोन देकर के अपना कैसे फायदा करता है, इनकम प्राप्त करता है, ये एडवांसिंग लोन के थ्रू हम लोगों ने देख लिया। और बैंक देखने में तो आपको आसान लगा क्या कि केवल 3% इनकम प्राप्त कर रहा है, लेकिन नहीं। बैंक जितना डिपॉजिट आपका स्वीकार करता है उससे कई गुना पैसा बनाता है। देखिए, बहुत बढ़िया चीज है ये, ठीक है। टॉपिक बाद में बताएंगे, लेकिन बैंक अगर आपको, यानी आपसे बैंक जो भी पैसा लेता है, आपके डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, उसका इस्तेमाल करके उसका कई गुना पैसा बनाता है। तो कैसे बनाता है, जरा इसको प्रोसेस को आप देख लीजिए। प्रोसेस को देखने से पहले हम बता दें कि तीनों तरह की डिपॉजिट का एक नाम दिया गया है। बैंकिंग भाषा में इसे कहते हैं प्राइमरी डिपॉजिट, यानी जो आप पैसा, हम जो पैसा बैंक में जमा किए उसको कहते हैं प्राइमरी डिपॉजिट। कुल मिलाकर के किसी भी तरह से बैंक जितना पैसा डिपॉजिट के फॉर्म में एक्सेप्ट किया है उसे प्राइमरी डिपॉजिट कहते हैं। तो प्राइमरी डिपॉजिट तो उसके पास हो गया, ठीक है ना। अब ऐसे कंडीशन में बैंक के पास आप पैसा जमा किए हैं, भाई कभी आपको जरूरत पड़ेगी तो निकालेंगे ना। तो बैंक अपने अनुभव के बेसिस पर एक तय कर लेता है कि अगर लोग इतना पैसा जमा कर रहे हैं एक पर्टिकुलर अमाउंट, तो कितना निकालेंगे उसमें से अपने काम के लिए। तो कुछ दिन का, कुछ सप्ताह का, कुछ महीने का, कुछ साल का अनुभव कर लिया कि लगभग रोज लोग इतना पैसा जमा करते हैं, यानी 100 रुपया जमा करते हैं तो 30 रुपया ही निकालते हैं। यह उनका एक लगभग अनुभव है।
तो बैंक क्या करेगा जानते हैं कि 100 रुपया अगर प्राइमरी डिपॉजिट एक्सेप्ट हुआ तो 30 रुपया कैश के फॉर्म में अपने पास रख लेगा कि भाई कोई भी आया फिर से पैसा निकालने के लिए तो उसको हम दे दें। अब देखिए, इसी को मैं एक स्पेशल एग्जांपल के थ्रू आपको समझा रहा हूं कि पहली बार जो भी डिपॉजिट एक्सेप्ट हुआ, हम सब लोग मिलकर जो भी डिपॉजिट दिए बैंक को, वो प्राइमरी डिपॉजिट, और कुल प्राइमरी डिपॉजिट मान लीजिए कि 1000 रुपए के बराबर है। बैंक ने स्वीकार कर लिया, ठीक है। अब बैंक अपने अनुभव के बेसिस पर तय कर लिया क्या कि 1000 रुपए में से चाहे जितने लोग आएंगे, विड्रॉल लगभग 100 रुपए के बराबर ही होगा, यानी कैश अपने पास केवल 100 रुपया रखेगा। क्यों? क्योंकि अगर हम सब जाएंगे वहां पर पैसा निकालने के लिए तो उसके पास होना चाहिए। तो सोच लिया कि दिन भर में 100 रुपए से अधिक लोग नहीं निकालते हैं, इसलिए वो लगाया कि लगभग 10% अगर डिपॉजिट का अपने पास रख लेंगे तो जितने लोग पैसा निकालने के लिए आएंगे ना तो उनका काम हो जाएगा, कोई खाली हाथ नहीं जाएगा। चलिए, तो 1000 रुपया प्राइमरी डिपॉजिट बैंक ने स्वीकार कर लिया और 10% यानी 100 रुपया अपने पास रख लिया कैश के रूप में। और चूंकि मैंने कहा कि वो लगभग अनुभव के बेसिस पर एक नियम बन गया है ना, तो इसी हिसाब से जितना भी अमाउंट जमा होगा उसका 10% अपने पास रखेगा, तो एक रेशियो बन गया ना। यानी परसेंटेज को रेशियो में भी हम दिखाते हैं, आप बचपन से पढ़ते आए हैं। तो 10% क्या हो गया, कैश रिजर्व रेशियो भी इसको कहते हैं, इसको कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। और कहीं कहीं पर ये लीगल रिजर्व रेशियो LRR भी कहा जाता है, लेकिन अंतर है उसमें, क्योंकि लीगल रिजर्व रेशियो में 2 पार्ट होता है, एक CRR एक SLR होता है। अब बहुत से बोर्ड में सिलेबस में कर्टलमेंट हो गया है, इसलिए नहीं बताया गया है, तो पहले हम समझा लेते हैं फिर उसको हम बाद में बताएंगे। तो इतना जो है अमाउंट रख लिया। अब बैंक के पास फालतू पैसा कितना बच गया, 900 रुपया बेकार पड़ा रहेगा, क्योंकि उसको कोई लेने आएगा नहीं। तो बैंक क्या करेगा, उस 900 रुपए को जिसकी जरूरत होगी उसको लोन के रूप में दे देगा। अब आपने देखा हर तरह के लोनिंग में बैंक क्या कर रहा है, उस अमाउंट को उसी के खाते में उसी के बैंक में जमा हो जा रहा है। तो जमा में वो दिखाएगा, पहले जमा में कितना था, 1000 रुपया। जैसे ही लोन दिया तो फिर उसी बैंक में, भले आपके खाते में जमा हुआ लेकिन उसी बैंक में जमा हुआ तो डिपॉजिट में शो करेगा ना। तो ये 900 रुपया फिर चला जाएगा किसमें, डिपॉजिट में। तो 1000 पहले से था, 900 फिर आ गए। अब जब 900 रुपया डिपॉजिट शो कर रहा है तो फिर सोचिए वही काम न करेगा क्या, कि डिपॉजिट अगर हमारे पास 900 फिर आ गया तो हम क्या करेंगे उसका बेकार। तब 10% कैश के रूप में इसका रख लेगा, तो 900 का 10% 90 हुआ, 90 रुपया कैश के रूप में रख लिया। और बाकी का 810 रुपया वो फिर लोन दे देगा। तो लोन दिया किसी को भी तो उसी के अकाउंट में उसी बैंक में जमा हुआ, फिर जमा दिखा दिया। अब जैसे ही जमा दिखाएगा तो कहां जाएगा, जमा में जाएगा, डिपॉजिट में फिर आ गया। कहां, डिपॉजिट में कितना, 810 रुपया। अब जैसे ही आया फिर वही प्रोसेस, इसका 10% कैश के रूप में अपने पास रख लिया कि अगर कोई विड्रॉ करने आया तो उसको देना होगा, 81 रुपया 81 रुपीज रख लिया। बाकी का 729 रुपया फिर लोन देगा, फिर डिपॉजिट में आएगा। ये प्रोसेस चलता जाएगा। अब आप कह सकते हैं कि सर कब तक चलेगा, जब ये देखिए घट रहे हैं ना, 900 फिर 810 फिर 729, घटते घटते 0 हो जाए। अब इसको कैलकुलेट करते करते काफी समय लग जाएगा ना। तो इसी को ऐसे ही कैलकुलेट करते 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 जानते हैं, बचपन से पढ़ते आए हैं कि 2 + 2 + 2, अरे यार 3 बार 2 2 लिखना पड़ेगा। तो आपने 60 में कर दिया क्या, 2 × 3 है ना, यानी 3 आपका जो नंबर है उसको 2 में बना दिया। इसी अनुभव के बेसिस पे फार्मूला बन जाता है। तब ये करते करते कहां तक जाएगा, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड,
ऐसे ही चलता जाएगा। जब ऐसे ही चलता जाएगा, ठीक है, और मैंने कहा जब ये जीरो हो जाए, घटते घटते जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तब इसके पास फिर से पैसा बनाने के लिए उसके पास कुछ बचेगा ही नहीं कि यहां डिपॉजिट करेगा। जोड़ लेंगे तब कुल कितना डिपॉजिट हुआ। जोड़ने के बाद पता चल जाएगा क्या कि 1000 रुपए से उसने कितना रुपया बनाया। बस यही यहां फार्मूला हो गया। टोटल मनी क्रिएशन यानी टोटल कितना डिपॉजिट होगा। तो फार्मूला बन गया प्राइमरी डिपॉजिट इंटू 1/CRR। 1/CRR कितना बन गया। तो इसका मतलब 2 अगर 3 बार आया, 2 + 2 + 2 + 2 3 बार आया, यानी 2 + 2 + 2, तो आपने कहा सर 6 हो गया। ठीक, फिर आपने इसको सॉल्व किया, 2 × 3 = 6 हो गया। तो 2 तो बेस रहा सब में, ठीक, 3 क्या रहा, मल्टीप्लायर रहा। इसीलिए ये जो है ना, ये मल्टीप्लायर है। अब किसमें मल्टीप्लाई करेंगे, प्राइमरी डिपॉजिट। और अभी मैंने बताया आपको प्राइमरी डिपॉजिट क्या होता है। तो मैंने कहा प्राइमरी डिपॉजिट कितना है, 1000। अब 1000 यहां रुपया लिख दीजिए, 1000 हो गया। CRR कितना है, 10%। CRR आपका है 10% भाई। तो 1/10% का मतलब 10/100, मतलब 1/1/10, मतलब 1000 × 10 = 10,000। 1000 से कितना बनाया, 10,000 बनाया। सोच लीजिए, आपका 1000 तो एक्स्ट्रा कितना बनाया, 9000। इस तरह से बैंक पैसा बनाता है, पैसा तैयार करता है। ये हो गया आपका प्रोसेस कि बैंक कैसे मनी क्रिएट करता है। अब इसमें से चाहे जो भी क्वेश्चन है कि राइट द प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन बाय अ कमर्शियल बैंक विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल, आपके सामने है। या पूछ दिया व्हाट इज मनी मल्टीप्लायर, तो मैंने कहा ना यही है। तो आप क्या कहेंगे, 1/CRR इज द मनी मल्टीप्लायर। फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको दे दिया कि प्राइमरी डिपॉजिट अगर इतना है तो उससे बैंक कितना मनी बनाएगा। तो फार्मूला हो गया टोटल मनी क्रिएशन बाय प्राइमरी डिपॉजिट इंटू 1/CRR। इस चैप्टर का ये पार्ट इतना ही, फिर आगे मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।